हेलो दोस्तों, विजय वेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप टाइटल से देख रहे हैं, टाइटल का नाम हमने रखा है टाइटल का नाम हमने रखा है राकेश झुंझुनवाला इन्वेस्टमेंट स्टाइल। कैसे एक इंसान ने 30 से 35 सालों में 5, 10, 12 लाख रुपए से 20,000 करोड़ तक की जर्नी तय करी। जैसा हम सब जानते हैं, हम किसी भी एक नए फील्ड में जब भी एंटर करना चाहते हैं तो हम जनरली उस फील्ड के दिग्गज लोगों की वीडियोस, ऑडियोज और उनकी जो भी उन्होंने सीखा है उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। लेट्स एग्जाम्पल, मुझे क्रिकेट खेलना है तो मुझे तेंदुलकर, विराट कोहली, द्रविड़, गांगुली, इन सब के वीडियो देख देख कर सीखना पड़ता है कि उन दिग्गज, उन महान लेजेंड लोगों ने क्या किया। अगर मुझे सिंगर बनना है तो मुझे लता जी, मुकेश, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, इन सब के गाने सुनने पड़ेंगे। इसी तरह अगर मुझे स्टॉक मार्केट में एंटर करना है और स्टॉक मार्केट में कुछ सफलता हासिल करनी है तो मुझे उस फील्ड के सबसे दिग्गजों को देखना पड़ेगा और उन दिग्गजों ने क्या प्रोसीजर फॉलो किया, क्या उन्होंने तरीका अपनाया, उसको एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा। इसी पर हमने अपना टॉपिक तैयार किया है। तो आप टाइटल से समझ सकते हैं कि राकेश झुंझुनवाला इन्वेस्टमेंट स्टाइल, कि वो इंसान क्यों महीनों दर महीने, साल दर साल लगातार साबित करता जा रहा है कि ही इज द नंबर 1 इन्वेस्टर इन आवर कंट्री। ऐसा वो क्या तरीका यूज कर रहा है, उसी की ही मैंने उसकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की ही 30 से 35 साल की स्टडी को, 30 से 35 साल की इन्वेस्टमेंट स्टाइल की एक कॉम्प्रीहेंड स्टडी करी है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये कोई शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है स्टॉक मार्केट में सक्सेस हासिल करने का, पर ये एक मेरी खुद की ही डिटेल्ड एनालिसिस है जिसके बेस पर आप ही जज करिएगा कि क्या ये वही पैटर्न यूज कर रहा है जो हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। मैंने काफी सारे वीडियो राकेश झुंझुनवाला साहब के सुने, उनकी बातों को पकड़ने की कोशिश करी। उन्होंने कई वीडियो में ये कहा भी गया है, कहा भी है। तो मैंने ये 5 पॉइंट डिसाइड किए कि देखिए, किसी भी शेयर को पकड़ने के लिए कम से कम 14-15 पैरामीटर, फंडामेंटल पैरामीटर चाहिए होते हैं जो हम अपने सेमिनार में भी सिखाते हैं। पर वो इंसान हमेशा अनकन्वेंशनल स्टॉक्स लेके आता है जिनका वैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं होता, पी से कोई मतलब नहीं होता, ईपीएस से मतलब नहीं होता। उसमें से कई उनके फ्लॉप भी होते हैं और कई सुपर डुपर हिट हो जाते हैं। जनरली वो टर्न अराउंड कंपनियां पकड़ रहे हैं कुछ सालों से। पर अगर उनका सिंस इंसेप्शन ऑफ हिज कैरियर, शुरुआत से बात करें, तो वो कुछ पर्टिकुलर पैटर्न पर चला करते थे। वही हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हाट आई फाउंड, वो ये 5 चीजों को बहुत शिद्दत से फॉलो करते हैं। वो हमेशा कहते हैं कंपनी ऐसी चुनो जिसका कंजम्पशन अनलिमिटेड हो। सेकंड, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, एटलीस्ट वो कंपनी 10, 20, 25 सालों तक मार्केट में एग्जिस्ट रहनी चाहिए कि पता चले कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द प्रमोटर क्या करते हैं। वो एक कंपनी खड़ी करते हैं, 300, 400, 500 करोड़ बनाते हैं, सब समेटते हैं और जाके दुबई, सिंगापुर, लंदन इन जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। भाड़ में जाए उनके इन्वेस्टर, भाड़ में जाए दुनिया, क्योंकि उन्होंने अपनी 5 पीढ़ियों का खर्चा, पालने का पैसा इकट्ठा कर लिया और वो बंद कर देते हैं। जैसे अमेरिका में होता है कि अमेरिका में कंपनी बनाई जाती है, लेगेसी बनाई जाती है। इंडिया में बस 500, 600, 1000 करोड़ बनाना है और सब समेट कर रफू चक्कर हो जाना। तो आपको अपने स्वयं विवेक, अपने विजडम, अपने मार्केट इंटेलिजेंस से ये पता लगाना है कि क्या कंपनी अगले 10, 20, 30 साल तक रहेगी या नहीं। तीसरा, गुड एंड
ऑनेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, कोई रेप्यूटेड ब्रांड का होना चाहिए। ये एक सिंपल सा पॉइंट है, ये सब जगह पढ़ाया भी जाता है। अब गुड एंड ऑनेस्ट मैनेजमेंट का मतलब किसी के सर पे लिखा हुआ नहीं है कि वो ऑनेस्ट है। इसमें कहने का मतलब ये है कि उसका पास्ट रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए, ऐसा ना हो कि दुनिया भर के फ्रॉड कर रखे हों, ठीक है, उनमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में ही कंट्रोवर्शियल पीपल के साथ डील करना पसंद नहीं करते। तो शेयर खरीद रहे हैं तो कंट्रोवर्शियल कंपनी, कंट्रोवर्शियल मैनेजमेंट के साथ कैसे व्यवहार रखेंगे, क्योंकि कल को आपको उस कंपनी का शेयर होल्डर ही तो बनना है, चाहे 1 शेयर के बने, चाहे 1000 के बने, चाहे 1 लाख के बने। चौथा पॉइंट है जो राकेश झुंझुनवाला बहुत सीरियसली फॉलो करते हैं, वो कहते हैं कि वैल्यूएशन में हाई भी खरीद लूंगा बट उसकी डिमांड होनी चाहिए कंटिन्यूअसली। जैसे इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि वॉरेन बफेट साहब कहा करते थे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज करिए। जब अच्छा शेयर बहुत नीचे आ जाए तब आप उसको बाय करें। ये कहते थे कि मैं हाई लेवल पर भी बाय कर लूंगा, बस मुझे उस कंपनी की डिमांड दिखनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने अपनी हर कंपनी में फॉलो किया है, वो ऐसी कंपनी सेलेक्ट करते हैं जो कंप्लीट मोनोपोली बना चुकी होती है, जिसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं होता उस पर्टिकुलर सेक्टर में, उस पर्टिकुलर फील्ड में। तो ये 5-7 पॉइंट, कुछ और भी पॉइंट हैं जैसे सस्टेनेबिलिटी, वो चलो 20 ईयर में ही आ जाएगा, ग्रोथ ओरिएंटेड हमने बात करी थी। तो ये 5 चीजें वो बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। अब मैं आपको वन बाय वन उनके कुछ इन्वेस्टमेंट दिखाता हूँ जो उन्होंने 1990 से लेके आज 2020 तक भी किए हैं, और उन्होंने ये पॉइंट किस तरह से फॉलो किया है। ये देखिए, झुंझुनवाला साहब ने आज तक की जितनी दौलत बनाई है उसमें 67% दौलत केवल और केवल टाइटन से है। इस ऑलमोस्ट 70% वेल्थ उन्होंने केवल टाइटन से इकट्ठी करी है। इसीलिए बहुत बड़े प्लेयर्स ने कहा है आपको हर जगह सही नहीं होना, एक जगह ऐसा सही होना है कि तेंदुलकर ने 1000 गेम नहीं खेले थे, एक गेम ढंग से खेला और 1000 करोड़ कमाए। अब टाइटन, जब टाइटन लॉन्च हुआ था 2002-2003 में, जब उन्होंने खरीदा, उस टाइम पर लिस्टेड प्लेयर 2-4 ही थे, उनमें उन्होंने बेस्ट ढूंढ लिया। उन्होंने एक ऐसी चीज ढूंढी जिसका कंजम्पशन, आप वो 5 पॉइंट याद कीजिए जो मैंने लिखा है, कंजम्पशन ग्रोथ 20 साल तक रहने चाहिए, ऑनेस्ट एंड गुड मैनेजमेंट एंड मोनोपोली। कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था, लाइफ टाइम लेके बैठे रहे, अभी भी नहीं काटते। डू यू नो, इवन नोटबंदी अभी 4 साल ही हुए हैं, डिमोनेटाइजेशन हुए, उस टाइम पर ही शेयर 330 रुपए का था और आज 1500 हो गया। 5 गुना तो आपका 4 साल में वैसे ही हो गया। अब उसकी थॉट प्रोसेस आप समझ रहे हैं कि इनकी थॉट प्रोसेस केवल इतनी सी थी कि घड़ी पहनना अगले 100 साल तक भी नहीं छोड़ा जाएगा और उस प्लेयर, उस सेगमेंट का मुझे सबसे बेस्ट प्लेयर को उठा लेना है, और अगर सही चीज हाथ आ गई तो कभी काटना ही नहीं। दूसरा एग्जांपल देखिए, वीआईपी, 140 करोड़ की पॉपुलेशन इधर उधर ट्रेवल करेगी तो सूटकेस अटैची लगे चाहिए चाहिए, और वीआईपी से बेस्ट कोई बनाता ही नहीं है, और अगले 100 साल तक ट्रेवल होता रहेगा, सो छोड़िए 1000 साल तक ट्रेवल होता रहेगा। वीआईपी पिछले 15 साल में ऑलमोस्ट 100 टाइम्स बढ़ गया। एक बार फिर उन्होंने एस्कॉर्ट लिया। हमारा देश कृषि प्रधान देश, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड देश, 72% पीपल स्टिल लिव्स इन विलेजेस। 2 ही प्लेयर थे जो बहुत अच्छे लेवल पर ट्रैक्टर बनाते थे, एक तो वीएसटी, एक एस्कॉर्ट्स। राधा किशन दमानी जो उनके गुरु थे, उन्होंने वीएसटी लेकर बैठ गए, और एस्कॉर्ट 80 रुपीज, 60 to 80 रुपीज। 3 साल तक स्टॉक नहीं चला, जब चला तो 1500। आज वो खुद एक इंटरव्यू में कहते हैं एक दिन एस्कॉर्ट 15,000 हो जाएगा और मुझे कोई ताज्जुब नहीं हो जाएगा। कृषि तो कभी रुक सकती है, खाओगे क्या? तो अनलिमिटेड कंजम्पशन अगले 20 साल तक नहीं
एंड कितने ट्रैक्टर कंपनीज ऐसी हैं, अब तो फिर भी आ गई काफी सारी, और एस्कॉर्ट्स उनमें अभी भी लीडिंग प्लेयर है। तो एस्कॉर्ट्स खरीदने के पीछे उनका ये लॉजिक था। क्रिसिल क्रिसिल ऑलमोस्ट 150 टाइम्स हुआ है पिछले 15 साल में। इंडिया में जितनी भी लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी है, उनको रेटिंग देने का काम इकलौती क्रिसिल ही करती है। मतलब हर कंपनी को अगर ये साबित करना है, सर्टिफिकेट चाहिए कि मैं अच्छी हूं या बुरी, उसको क्रिसिल के पास जाना ही पड़ेगा, और कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, मोनोपोली। इसलिए उन्होंने क्रिसिल खरीदा। अब बात करते हैं रैलिस की। अगेन कृषि प्रधान देश, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने एमसीएक्स 400 पे खरीदा, 2000 भी हो गया शेयर, 1900 2000 रुपए तक हो गया। एमसीएक्स क्या है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। किसी को भी सोना चांदी मेटल, प्रीशियस मेटल, या किसी भी तरह के मेटल और कमोडिटी, ग्वार बाजरा सब इनमें काम करना है, तो उनको या तो एमसीएक्स के पास जाना पड़ेगा या एनसीडीएक्स के पास जाना पड़ेगा। पूरे इंडिया में प्लेटफॉर्म ही एक जना प्रोवाइड कर रहा है जहां पर आप मेटल्स की और कमोडिटी की ट्रेडिंग कर सकते हैं। कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, मोनोपोली। इसलिए उन्होंने एमसीएक्स खरीदा। अगला बात करते हैं रैलिस। जैसा मैंने पहले भी कहा, कृषि प्रधान देश, ऑलमोस्ट 90% कृषि पर ही आज भी डिपेंड है। कृषि होगी तो कृषि के लिए फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सब कुछ तो चाहिए ही चाहिए। और उस टाइम पर एक ही कंपनी थी जो इतना बेहतरीन काम करती थी, और सोने पे सुहागा, टाटा ग्रुप की कंपनी। रैलीज ऑलमोस्ट 200 टाइम्स इन लास्ट 15-20 ईयर्स। ल्यूपिन और ओरो फार्मा, उन्होंने सारे सेक्टर टच कर रहे थे। तो जैसा लोग, ये एक परपेचुअल ट्रुथ है, जैसा लोग खाएंगे पिएंगे उठेंगे बैठेंगे तो बीमार भी होंगे। तो उन्होंने दो सेक्टर पकड़ लिए, वो एक सेक्टर पकड़ लिया फार्मा का, कि बीमार होंगे तो मेडिकल तो एक फॉरएवर डिमांड वाली प्रोसेस है, लोग अगले 1000 साल तक भी बीमार होंगे। तो उन्होंने फार्मा सेक्टर के दो डायमंड पकड़ लिए। 100 रुपए में उन्होंने, 150 रुपए पे उन्होंने अरविंदो फार्मा लिया था, आज वो 1500 है। ल्यूपिन वो 40-50-100 रुपए से लेते आ रहे हैं, 2000 भी चले गया, और जब भी डिप आता है और बाय करते हैं, पर कभी बेचते नहीं है। लॉजिक सिंपल था। चलो इसमें मान लिया मोनोपोली नहीं है, पर ल्यूपिन के और ओरो फार्मा के कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें उनकी मोनोपोली है, इसलिए वो उसको लेके बैठे हैं। उनको पता है कि ये शेयर तो कभी कभी खत्म ही नहीं होगा, चाहे अगले 100 साल भी बीत जाए। अब देखिए एक बार फिर मोनोपोली का एग्जांपल, वो हमेशा डेल्टा कॉप लेके बैठे रहे। नोटबंदी के टाइम पे डेल्टा कॉप रातों रात 300 रुपए से 100 रुपए आया। उनको दिखा टेम्परेरी प्रॉब्लम इन ए परमानेंट कंपनी। इंडिया में एकमात्र कंपनी है जिसके पास जुआ खेलने का लाइसेंस है। अगर आपको कैसीनो खेलना है, आपको गोवा जाना पड़ेगा। इकलौती कंपनी, अब तो ऑनलाइन भी शुरू हो गए, जो आपको लीगलाइज्ड गैम्बल खिलाती है, और एकमात्र कंपनी, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं, मोनोपोली कंप्लीटली। इसलिए डेल्टा को 50-50, 40-40 रुपए पे पटके लेके पटक रखे हैं, आज 400 रुपए है। तो आप देख रहे हैं कि हर चीज में वो ये 4-5 चीजें ऐड कर रहे हैं। उनको डिमांड अनलिमिटेड चाहिए, शेयर अगले 20 साल तक बंद नहीं होना चाहिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोनोपोली होनी चाहिए। मोनोपोली होगी तो उसका कोई, देखिए एक सिंपल से एग्जांपल से आपसे बात करता हूं। ताजमहल एक ही है, उसकी मोनोपोली है, तो उसकी आप कोई कीमत लगा सकते हो क्या? उसकी कोई कीमत ही नहीं हो सकती। कोहिनूर हीरा की कोई कीमत ही नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही पीस है। तो जिस चीज की मोनोपोली है, उसके लिए तो इन्वेस्टर कोई भी भाव फेंकेंगे, क्योंकि उस सेक्टर में कोई और है ही। एपटेक, एक अगेन 140 करोड़ की पॉपुलेशन, जिनमें से 70% यूथ है। यूथ है, एजुकेशन तो करेगा ही करेगा, और एजुकेशन की सबसे लीडिंग कंपनी, ऑलमोस्ट 7 से 8 कंपनी
एक्वायर करके बैठी हुई है। आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी सीखना है, आपको एनिमेशन से रिलेटेड कुछ भी सीखना है, आपको अलग अलग फील्ड के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने हैं, उनका सबका, उन सब की पेरेंट कंपनी एप्टेक है। जब उनको मालूम चला यूथ, लोग पैदा होते रहेंगे, पैदा होंगे तो पढ़ाई भी करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो उनको एप्टेक की जरूरत पड़ेगी। उनको जब मालूम चला ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी है, तो वो कम से कम 25% शेयर खरीद के बैठ गए, एंड लाइफ टाइम के लिए वो उसके डायरेक्टर बन गए। ही इज द डायरेक्टर ऑफ एप्टेक राइट नाउ। फोर्टिस का मैंने अभी रिसेंटली हमारे टेलीग्राम चैनल विजय वेल्थ एडवाइजर में भी एक बड़ा सा आर्टिकल लिखा। राधा किशन दमानी साहब और झुंझुनवाला दोनों लगातार धीरे 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 फोर्टिस को एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। फोर्टिस में क्या था, दो सरदार जी प्रमोटर जो शुरुआत में उन्होंने कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज दिखाई, इसलिए शेयर ने जंप नहीं किया। इंडिया में मेडिकल लाइन में, हॉस्पिटल लाइन में केवल दो ही कंपनी है जो कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, वो है फर्स्ट अपोलो, सेकंड फोर्टिस। आज अपोलो 100 रुपए का शेयर 3000 तक भी चला गया। फोर्टिस जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज आज भी रुका हुआ है। अब वक्त के साथ मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, इसीलिए राधा किशन दमानी जो उनके गुरु थे और राकेश झुंझुनवाला धीरे 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 एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। उन्होंने 120 पर भी खरीदा, उन्होंने 140 पे भी खरीदा, 155 पे भी खरीदा। आज शेयर 200 है, 10 साल बाद देखेंगे 2000 हो जाएगा और हम केवल उनकी कहानियां ही सुन रहे होंगे। अब मोनोपोली ही तो है। आप अपने आसपास का वातावरण अपने आसपास देखिए, किसी को बहुत क्रिटिकल सर्जरी करानी होती है या किसी को क्रिटिकल ऑपरेशन कराना होता है, कोई भी बहुत सीरियस मेडिकल इश्यू हो जाता है, तब आप किसके पास जाते हैं? इधर अपोलो हॉस्पिटल या फोर्टिस। दो चार छोटे छोटे और हॉस्पिटल मिलेंगे, पर मार्केट में लिस्टेड केवल ये दो ही मेन है, इसलिए वो अब लगातार फोर्टिस खरीदते जा रहे हैं। स्पाइस जेट, पूरे इंडिया में उन्होंने 12 रुपए पे स्पाइस जेट खरीदा, उसको 150 तक ले गए। इंडिया में बाकी सारी कंपनी, एविएशन सेक्टर कभी भी प्रॉफिटेबल सेक्टर नहीं होता, पर जब क्रूड के दाम 140 से 30 डॉलर तक आ गए, तब उन्होंने, इवन वॉरेन बफेट साहब ने भी 4 कंपनियां खरीदी, इन्होंने भी 2 कंपनियां खरीदी। बहुत सारी कंपनियां बर्बाद हो गई है। एविएशन सेक्टर तो, इवन एविएशन सेक्टर मुझे भी इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अच्छा नहीं लगता, पर उनको सही रेट मिल गई। एक तरफ तो इंडिगो है, दूसरा स्पाइस जेट। आप किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाइए, इन दो के अलावा आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इंडिगो ही मिलेगा, 95%। स्पाइस जेट उन्होंने 12 से खरीद के 150 बना दिया। यूनाइटेड स्पिरिट, यूनाइटेड स्पिरिट अगर आप उनके यूट्यूब पे वीडियो जाके देखेंगे, आपको दिखाई देगा कि उस इंसान ने ये बोला, मैंने इसमें 200 करोड़ बनाए और कम से कम आज भी रखता तो 2000 करोड़ हो जाते। रीजन है कि खुशी हो या गम, दारू पिएंगे हम। अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन में इकोनॉमी को संभालने के लिए जगह जगह लिकर की शॉप्स खुल गई और लोगों ने जो लाइन लगाई है। अब जब वो, उनको पता था, अब इसमें भी उनका देखो लॉजिक कितना सिंपल था। 140 करोड़ हैं इस देश में, चलो जब उन्होंने इन्वेस्ट किया तब उस वक्त 50 करोड़ थे। अगर 50 करोड़ में से 70%, 70 भी छोड़िए, 40% भी पीते हैं, उस टाइम पर एक ही ब्रांड था, वो था किंगफिशर। तो इसीलिए वॉरेन बफेट के जो पार्टनर हुआ करते थे, उन्होंने कहा था अपने चारों ओर देखिए और अनलिमिटेड डिमांड देखिए, और वही डिमांड वाला प्रोडक्ट अगर आपको मार्केट में लिस्ट करा हुआ मिल जाए तो उसको लपक लीजिए। झुंझुनवाला ने एक चीज उसमें और ऐड कर दी, उन्होंने बोला मोनोपोली। आप इस पूरे वीडियो का सार केवल यही है, मोनोपोली को वो हमेशा बहुत ज्यादा तवज्जो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे। एक रिसेंट एग्जांपल बताता हूं और उसके साथ इस वीडियो को खत्म करता हूं। अभी आपने सुना होगा नजारा टेक्नोलॉजी, गेमिंग गेमिंग ऐप का आईपीओ आया। वो भाई साहब बहुत पहले से ही लेके बैठे थे। शेयर 1000 रुपए का लिस्ट होते हुए 1900 तक खुलता है।
एक ही दिन में वो 486 करोड़ कमा गए। अब आप उनका पैसा मत देखिए, क्योंकि उन्होंने खूब पैसा ऑलरेडी उसमें लगाया। ये देखिए कि उस आदमी के एक साल में 200 आईपीओ आ रहे हैं, पर वो नजारा में ही अपनी होल्डिंग क्यों लेके बैठा? क्योंकि अगर इंडिया में कोई भी गेमिंग प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, चाहे मोबाइल से चाहे वेब से, मात्र कंपनी जिसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, उनको दिखा कंपनी लॉस में होने के बावजूद भी उनको लगा अगर इसको सही तरीके से चली, मैनेजमेंट ने सही काम किया तो ये कुछ सालों में प्रॉफिटेबल बन जाएगी। जैसा कि फेसबुक के साथ भी हुआ था। फेसबुक 2004 में आया था, 2011 तक लॉस में ही था, पर दिमाग में एक ही बात थी, जिस दिन इंटरनेट सस्ता होगा, जिस दिन लोगों को सोशल प्लेटफॉर्म की आदत लग जाएगी, तो फेसबुक प्लस में आ जाएगा। आज फेसबुक अपने आप में एक मोनोपोली क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा? ट्विटर अपने ही एक सेगमेंट में मोनोपोली क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा? फेसबुक $25 $22 पे लिस्ट हुआ था 2011-12 में। ठीक है, वैसे ये इंटरनेशनल मार्केट की बात है, और $22 में लिस्ट हुआ था, आज 300। गूगल में 1 लाख रुपए 2000 करोड़ बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि गूगल की मोनोपोली। गूगल जैसी कोई है क्या? अगर गूगल के ऑल्टरनेटिव भी सर्च करने होंगे तो हम गूगल पे जाके ही करेंगे। इन अ फनी नोट, सो द जिस्ट ऑफ द होल वीडियो इज, उस बड़े प्लेयर ने बहुत सारे फ्लॉप इन्वेस्टमेंट भी किए। उन्होंने जेपी एसोसिएट टर्न अराउंड सोच के खरीदा, फ्लॉप हुआ। यस बैंक भी फ्लॉप हुआ, डिश टीवी भी फ्लॉप हुआ। उनका डीएचएफएल एक बार 100 से 1500 जाके, और आज जीरो भी हुआ क्योंकि मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया। तो कुछ बैट्स गलत भी होंगे, पर अगर आप केवल अनलिमिटेड डिमांड और मोनोपोली को पकड़कर कोई चीज चल रहे हैं, तो एक ना एक दिन आपका एक शेयर आपकी टोटल वेल्थ का 70% हिस्सा लेके बैठा होगा, जैसा कि सेम झुंझुनवाला के साथ हुआ। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने एक छोटी सी केस स्टडी बताई कि उस इंसान की किसी भी शेयर को खरीदने की थॉट प्रोसेस क्या थी। अच्छा लगे तो हमें बताइएगा जरूर, थम्स अप दीजिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस चीज को जगह जगह शेयर करिए, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल विजय वेल्थ एडवाइजर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वहां पर आपको इंट्राडे डिलीवरी, पोजिशनल, सभी तरह की कॉल्स अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।